पिछली क्लास में समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र किसे कहते हैं, समाजशास्त्र का परिचय, इन सारी चीजों में हमने चर्चा की थी। और आज जो चर्चा कर रहा हूं वो चर्चा है, कल समाज के बारे में हमने जाना था, समाज किसे कहते हैं। आज चर्चा करूंगा समाज के कुछ अन्य घटकों के। जैसे एक समाज में एक शब्द बहुत चलता है, समुदाय। समुदाय अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी का हिंदी अनुवाद है समुदाय, COMMUNITY, कम्युनिटी। कम्युनिटी का हिंदी अनुवाद होता है समुदाय। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी समुदाय के सदस्य होते हैं। कोई ग्रामीण समुदाय का सदस्य है, कोई नगरीय समुदाय का सदस्य है, कोई शिक्षित समुदाय का सदस्य है, कोई अशिक्षित समुदाय का सदस्य है, कोई कर्मचारी वर्ग जो होता है कर्मचारियों के समुदाय का सदस्य है, तो कोई गैर कर्मचारी समुदाय का सदस्य है, कोई व्यापारी समुदाय का सदस्य। ये अलग अलग प्रकार के समुदाय होते हैं। इनकी हमको सामान्य अर्थ में अगर देखा जाए तो समुदाय मनुष्यों का वह समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए एक निश्चित भूभाग में सामुदायिक भावना के साथ रहता है। देखिए, मनुष्यों का समूह होता है, लेकिन इसके साथ कुछ चीजें जुड़ी हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स रहेगा, निश्चित रहेगा, और वहां पे जो रहने वाले जितने भी लोग हैं उन मनुष्यों के समूह में सामुदायिक भावना बहुत ज्यादा होती है। हम की भावना जो कहलाती है, वी फीलिंग कहलाती है, बहुत ज्यादा रहती है। सब लोग अपनेपन के साथ निवास करते हैं। जब हम किसी ग्रामीण समुदाय की बात करते हैं तो फिक्स है कि एक निश्चित पर्टिकुलर क्षेत्र की बात हो। शिक्षित समुदाय की बात करें तो उसका ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स हो जाएगा कि जहां पे शिक्षित लोग हैं वो उस समुदाय भर को आप शिक्षित समुदाय कहेंगे। और उनमें आप देखिए एक सामुदायिक, जैसे क्लास 1 BA फर्स्ट ईयर का समुदाय, तो BA फर्स्ट ईयर में भी समाजशास्त्र का अलग हो जाएगा, भूगोल का अलग हो जाएगा, राजनीति शास्त्र का अलग हो जाएगा। और जो है समाजशास्त्र के जितने भी हैं देखिए उनको फिक्स है, खाली भौगोलिक क्षेत्र आ जाएगा कि आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी होना चाहिए, उनका समुदाय हुआ। और इन सभी के बीच में सामुदायिक भावना बहुत ज्यादा रहती है। एक समाजशास्त्री हुए हैं मैकाइवर और पेज। इन्होंने दो बातें समुदाय के बारे में कही कि समुदाय को इन दो आधारों पर हम समझ सकते हैं। समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग का होना अति आवश्यक है। जब तक फिक्स्ड लैंड एरिया नहीं होगा समुदाय निकल आएगा। दूसरा कहते हैं एक निश्चित भूभाग में तो रह सकते हैं, समुदाय का निर्माण ठीक है एक निश्चित भूभाग में होता है, लेकिन उसमें एकता की भावना होना भी आवश्यक है। सामुदायिक भावना अर्थात एकात्म की भावना, एकात्म भाव होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, हम की भावना होना चाहिए। ये चीज उनने कहा। दो चीज मैकाइवर पेज ने किसी भी समुदाय की स्थापना के लिए, समुदाय के विकास के लिए उन्होंने कहा कि निश्चित भूभाग और सामुदायिक भावना, ये दो चीजें। समुदाय बनाया नहीं जाता, स्वतः इसका जन्म हो जाता है। अर्थात समुदाय की स्थापना स्वतः हो जाती है, इसका विकास अपने आप हो जाता है। इसके लिए किसी प्रकार के हमको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ते। इसमें आत्मनिर्भरता होती है। प्रारंभ से ही माना गया कि समुदाय का जो स्वरूप है या समुदाय के जो आवश्यक तत्व है, फंडामेंटल एलिमेंट्स है, वो है इसकी आत्मनिर्भरता। क्योंकि माना जाता है कि जब समूह एक समुदाय में कुछ लोग रहना शुरू करते हैं तो वे अपने आप वहां पे सब मिलजुल के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं। ये आत्मनिर्भरता पे। हालांकि आज ऐसी आवश्यकताएं जो हैं ये परिप्रेक्ष्य बदल रहा है। आज आपको अन्य माध्यमों से आवश्यकताओं की पूर्ति करना पड़ती है। तीसरा इसमें एक है सामान्य जीवन। समुदाय किसी विशेष उद्देश्य या कार्य पूर्ति का साधन नहीं है, ये तो व्यक्तियों के सामान्य जीवन जीने का एक तौर तरीका है। इसमें कोई विशेष कार्य की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य रूप से व्यक्तियों का लक्ष्य रहता है कि हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और हम मिलजुल के अपनी जरूरतें, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इसलिए वो आपस में इकट्ठा होते हैं, एक खास क्षेत्र में रहने लगते हैं। उस क्षेत्र के लोगों को, सीमित भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के बीच में एक भावनात्मक संबंध बन जाता है। उस भावनात्मक संबंध के आधार पर वो एक दूसरे के हितों की रक्षा करते हैं। इसमें कहीं भी किसी प्रकार से संघर्ष नहीं होता। समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है एक जो सामाजिक संबंधों के जाल, यानी इसके अंतर्गत लोग एक दूसरे के, ये मूर्त है। समाज तो सामाजिक संबंधों का जाल है, इसलिए आप उसको आकार नहीं दे सकते, उसका स्वरूप नहीं। लेकिन समुदाय में आदमी फिक्स हैं एक निश्चित क्षेत्र के कारण, इसलिए इसको मूर्त स्वरूप कह सकते हैं, हम बता सकते हैं। ये अंतर समुदाय है।
समुदाय की एक विशेषता होती है अंतर समुदाय। इसका अर्थ यह है कि ये बड़े समुदाय के अंतर्गत छोटे छोटे समुदाय पाए जाते हैं। एक बहुत बड़े समुदाय के अंतर्गत कई समुदाय हो सकते हैं। इसमें नियमों की एक समान व्यवस्था होती है। गिन्सबर्ग कहते हैं समान व्यवस्था होती है नियमों की। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के कोई खास नियम नहीं कि आपको ऐसा करना ही है। एक समान व्यवस्था है जिसके तहत लोग एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और नियमों को सामान्य रूप से पालन करते हैं। मूर्तता, क्योंकि इसका आकार है, जनसमूह है, संकेत करता है एक भौगोलिक क्षेत्र, इसका हम मूर्त रूप दे सकते हैं। प्रत्येक समुदाय का कोई ना कोई विशेष नाम अवश्य होता है। ये नाम उसकी सामुदायिक भावना को रखता है। जैसे शिक्षित समुदाय, ग्रामीण समुदाय, ये सारे एक नाम विशेष है। बीए फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र का समुदाय, बीए सेकेंड ईयर अर्थशास्त्र का समुदाय। तो नाम से उस समुदाय की व्याख्या होती है और समुदाय का एक स्थान बनता है और उसके अनुसार उसकी पहचान होती है। इसका विशेष नाम होता है। स्थायी समुदाय का अपनी भूमि से घनिष्ठ संबंध होता है और वो स्थायी होता है, अस्थायी नहीं। आप जहां रह रहे हैं उस जगह पे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ लोग इकट्ठे होते हैं उस भौगोलिक क्षेत्र को, फिर वो अपना परमानेंसी हो जाती है और वहां से वो हटते नहीं है, वहीं रह के वो जीवन यापन करते हैं। समानताओं का क्षेत्र, समुदाय जो होता है, प्रत्येक समुदाय में समानताएं होती हैं। जैसे कुछ खास प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां, ये उसमें खास तौर से भाषा की समानता। आपने देखा होगा कि जबलपुर शहर के आसपास के जितने भी ग्रामीण हैं, पनागर की बोली कुछ और है, पाटन की बोली कुछ और है। वहीं आप पनागर से आगे निकलते हैं, कटनी पहुंचते हैं, सिहोरा की बोली कुछ और मिलेगी, कटनी की बोली कुछ और मिलेगी, और आगे बढ़ेंगे रीवा की बोली अलग। तो ये छोटे छोटे गांव जो सामुदायिक भावनाएं अपनी भाषा, अपनी व्यक्तिगत पहचान रखते हैं, इनकी परंपराएं, रीति रिवाज, इनके तौर तरीके ये अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिए ग्रामीणों का रहन सहन, ग्रामीणों की जीवन यापन, जीवन जीने की शैली कुछ अलग होती है। अब शहरी क्षेत्र में आते हैं, आप देखिए शहरी क्षेत्र का पहनावा, रहन सहन, बोलचाल अलग हो जाती है। ग्रामीण समुदाय में जो घर है, घरों की अगर आप संकल्पना देखें तो घरों की संकल्पना में आपको उसमें गाय के लिए भी एक स्थान मिलेगा, आंगन मिलेगा, कमरे बड़े बड़े मिलेंगे, एक अनाज रखने की कोठर मिलेगी। इस प्रकार से बनता है गांव में। अब शहर में आते हैं, शहर में कमरे छोटे हो जाते हैं, जानवरों के लिए रहने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी चीज, वो शहरी क्षेत्र में जो है व्यक्तियों के विशेष रूप से उनके ड्राइंग रूम होते हैं, बेडरूम होते हैं, है ना, ये चीज है। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था बनाई जाती है, उसके तहत ये कहा जाता है समुदाय। तो समुदाय समानताओं का क्षेत्र है, जहाँ पे एक बिल्कुल एक की समानता होती है, भाषा की समानता होती है, परंपराओं की समानता होती है, रीति रिवाजों की समानता होती है, सांस्कृतिक समानता होती है, ये कहलाते हैं। अब समुदाय के आधार क्या है? बेसिस ऑफ कम्युनिटी। पहला तो आधार इसका व्यक्ति, यानी व्यक्तियों का समूह जो है समुदाय का प्रमुख आधार है। बिना व्यक्तियों के हम बिना व्यक्तियों के समूह के हम समुदाय की कल्पना नहीं कर सकते। समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह होना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति नहीं होंगे तो समुदाय का निर्माण नहीं होगा। दूसरी चीज, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। समुदाय का दूसरा आधार है एक फिक्स्ड भौगोलिक क्षेत्र, मतलब एक निश्चित क्षेत्र में जहां व्यक्ति निवास करता है उसको। अब आप एक स्थान पर रह रहे कल आगे जा रहे हैं, वो नहीं। खाना बदोशी या घूमने फिरने, घुमंतु जीवन जीने वाले लोगों को समुदाय नहीं कहते। जब वो एक निश्चित क्षेत्र पर रह के जीवन यापन करते हैं उसको समुदाय कहते हैं। सामुदायिक भावना, समुदाय का एक प्रमुख आधार है। निश्चित भूभाग के साथ साथ सभी सदस्यों के बीच में सामुदायिक भावना एक बहुत ही मेन आधार है। जब तक उनके बीच में हम की भावना नहीं होगी, सामुदायिक भावना नहीं होगी, वी फीलिंग की भावना नहीं होगी, समुदाय का निर्माण नहीं होता। समुदाय वास्तव में हमारा अपना है, जहां ये भाव जागृत होते हैं हमें अपने समूह की रक्षा करना है, हमें अपने समुदाय की रक्षा करना है, हमें अपने समुदाय को विकसित करना है, हमें अपने समुदाय को मजबूत करना है। ये उसकी प्रमुख आस्था है। अभी कोविड-19 के उसमें हमने देखा होगा कि जो छोटे छोटे समुदाय थे गांव में, शहरों में भी, अपार्टमेंट में, इन लोगों ने सामुदायिक जिम्मेदारी, सामुदायिक भावना, एक अपार्टमेंट में मान लीजिए आपके 40 फ्लैट्स हैं, तो 40 फ्लैट्स के लोगों ने एक सामूहिक निर्णय लिया कि अपने फ्लैट्स के अंतर्गत बाहरी व्यक्ति को हम बिना जान पहचान के, बिना सैनिटाइज किए नहीं आने देंगे। और फ्लैट के लोगों को भी कहा कि आप भी आते जाते हैं, अपने यहाँ जो आने जाने वाले हैं उनको आप फ्लैट के लिए, हमारा फ्लैट है,
ये हमारा नीड है, ये हमारा आशियाना है, ये हमारा परिसर है। इसमें हम लोग 40 फ्लैट वासी हैं। 40 फ्लैट वासियों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम कोविड-19 के संक्रमण को रोकने का प्रयास करें। इसलिए गांव में देखे, गांव में तो ये स्थिति हुई, गांव के लोगों ने अपने मुखमार्ग जो कि शहर से जुड़े थे उनको ही काट दिया था। उन्होंने कहा जैसे शहर के लोग गांव में नहीं आ सके, गांव के लोग शहर, क्योंकि ये संक्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रस्थान करने से, आने जाने से बढ़ता है। तो ये सामुदायिक भावना के तहत उन्हें अपने गांव को सुरक्षित रखना है, हमको अपने अपार्टमेंट को सुरक्षित रखना है, पूरे परिसर को सुरक्षित रखना है, मोहल्ले को सुरक्षित रखना है। तो ये सामुदायिक भावना कोविड-19 के समय बहुत ही स्ट्रांग रूप से देखने को मिली। ये कहलाता है समुदाय। अब देखिए, समाज और समुदाय में बेसिक अंतर। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल। और समुदाय क्या है? व्यक्तियों का जाल। सामाजिक संबंधों का जो ताना बाना है उससे समाज बनता है, और मनुष्यों के समूह से समुदाय बनता है। जो दोनों में अंतर है, वहां मनुष्यों का समूह की बात करता है, वहां संबंधों की बात करता है। समाज एक अमूर्त अवधारणा है, क्योंकि संबंध हमारे दिखाई नहीं देते, संबंधों को हम देख नहीं सकते, संबंधों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, उनका कोई आकार नहीं। लेकिन मनुष्य को हम देख सकते हैं, उसका आकार बता सकते हैं। तो समुदाय क्या है? एक मूर्त धारणा है, और समाज अमूर्त है। समाज का संबंध केवल निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं, समाज का कोई बने। मैं जबलपुर में हूं, आप पनागर में हैं, मेरे आपके संबंध है। आप पाटन में हैं, मेरे आपके संबंध है। आप शेपरा में रह रहे हैं, मैं केसरवानी कॉलेज में हूं, आप शेपरा के, तो मेरे वहां संबंध है। मेरे दिल्ली में भी संबंध है। लेकिन समुदाय में ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ रह रहे हैं और कोई दिल्ली बंबई रह रहे हैं। उस एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, जो सामुदायिक भावना के तहत आपस में जुड़ते हैं, आपस में एक होते हैं, उसको समुदाय कहा जाता है। यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र का निश्चित होना है। समाज एक व्यापक व्यवस्था है, छोटी मोटी नहीं। समाज के अंतर्गत बहुत से समुदाय मिल जाएंगे। समाज एक बृहत और व्यापक व्यवस्था है, लेकिन समुदाय क्या है? एक सीमित व्यवस्था है। समुदाय के अंतर्गत एक सीमित क्षेत्र होता है, सीमित क्षेत्र के अंतर्गत लोग रहते हैं, उनमें सामुदायिक भावना होती है। सीमित होता है, लिमिटेड एरियाज को, जो लिमिटेड क्षेत्र होता है, सीमित क्षेत्र होता है, सीमित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संबंधों के आधार पर जो बनता है, उनको हम समुदाय कहते हैं। समाज व्यापक है, समुदाय सीमित है। एक समाज के अंतर्गत कई समुदाय मिल जाएंगे, लेकिन एक समुदाय के अंतर्गत एक ही समुदाय मिलेगा। समाज में हम की भावना होना अनिवार्य, क्योंकि आपने देखे समाज की जो हमने परिभाषा पढ़ी थी, समाज की विशेषता है कि समाज में संघर्ष भी होता है, प्रतिस्पर्धा भी होती है, और सहयोग भी होता है। समाज में हम की भावना उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, अपनापन होता है, हम की भावना होती है, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं। लेकिन समुदाय की तो पहचान ही हम की भावना, वी फीलिंग होना ही चाहिए। अगर हम की भावना नहीं होगी, वी फीलिंग नहीं होगी, तो वो समुदाय नहीं कहलाएगा। यहाँ पे हम की भावना को, स्वार्थ को, अपनेपन को, स्वयं की भावना को, वी फीलिंग को, अपनापन जो है, इसको प्राथमिकता दी जाती है। समाज में सामान्य हित समूह जो होते हैं विस्तृत होते हैं, हमारे आपके पर्सनल इंटरेस्ट जो होते हैं, और वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। लेकिन समुदाय में सामान्य हित जो है, ये ज्यादा विस्तृत नहीं होते, ये सीमित, क्योंकि आपका जो भौगोलिक क्षेत्र है वहीं तक सीमित है, उसके बाहर नहीं जाते। समाज में तो सामान्य हित है कि मैं जबलपुर में रह रहा हूं, मैं जबलपुर में रह रहा हूं। अब जबलपुर में भी देखिए, अगर एक घोषणा कर दे सरकार कि जबलपुर हाई कोर्ट को यहां से भोपाल ले जा रहे हैं, हाई कोर्ट में किसका काम है? जज, वकील, या जिसका केस लगता है, या वहां जो क्लरिकल स्टाफ। मेरा आपका हाई कोर्ट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरे समाज में, जबलपुर समाज के हाई कोर्ट का खंडन किया जा रहा है, उसको स्थानांतरित किया, हम उत्तेजित हो जाते हैं, हम भोपाल करने लगते हैं, जबलपुर के बंद में हम शामिल होने लगते हैं, सहयोग करने लगते हैं। अब यही समुदाय देखिए, जबलपुर के अंदर बहुत से समुदाय है, तो इसमें जो वकीलों का समुदाय है, पुलिस वर्ग का समुदाय, जिनका डायरेक्ट डीलिंग है, वो हाईकोर्ट के विरोध में अपने लामबंद होने लगते हैं, वो आंदोलन को बढ़ाने लगते हैं। ये है समुदाय और समूह। अब समुदाय के साथ साथ एक और समाज में चीज है अपनी, संस्था और समिति। संस्था वास्तव में क्या होता है? व्यक्ति, संस्था और समिति को हम सामान्य समझने की भूल करते हैं। हमारे लिए संस्था भी वही है, समिति भी। हम आपसे पूछा जाए आप किस कॉलेज में, बोले मैं केसरवानी संस्थान द्वारा चलाए जा रहे कॉलेज में पढ़ता हूँ। केसरवानी कॉलेज की एक समिति है, उसमें पढ़ रहा हूँ।
तो समिति और संस्था में विरोधाभास है, जबकि संस्था और समिति दोनों एक ही चीज है, लेकिन हम उसको अलग अलग मानते हैं, अलग अलग समझते हैं। संस्था क्या है? नियम कायदे कानूनों का एक पुलिंदा है। संविधान क्या है? नियम कायदे कानून का एक बंच है ना, गुच्छा है। वैसे ही संस्था क्या है? नियम कायदे कानूनों का एक गुच्छा होती है। समाज के कुछ सामान्य हित होते हैं, कुछ विशेष हित होते हैं। इन सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया संगठन तो समुदाय कहलाता है। और जब विशेष हितों की पूर्ति के लिए जब हम बनाते हैं कुछ नियम कायदे कानून, तो वो कहलाते हैं आपके संस्थाएं, जिनके माध्यम से हमारे हित कार्य पूरे किए जाते हैं। हमारे जो साधन, तौर तरीके, विधियां, प्रणालियां उपयोग में लाई जाती हैं, ये सब संस्थाएं कहलाती हैं। इन नियम कायदे कानून, तौर तरीके, कार्य प्रणाली क्या करते हैं कि इनको तय करते हैं कि आप संस्था कैसे चलेगी, समुदाय कैसे चलेगा। समुदाय की परिभाषा देते हुए मैकाइवर पेश करते हैं, संस्था किसी सी विशेष हित या सामान्य हितों को विशेष तरीके से प्राप्त करने का एक निश्चित संगठन है। संस्था किसी विशेष हित या सामान्य हितों को विशेष रूप से प्राप्त करने का एक निश्चित संगठन कहते हैं। एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रतिमानों कार्यात्मक समूह है, जिसके अंतर्गत क्रियाएं, विचार, मनोवृत्तियां, सांस्कृतिक उपकरण सम्मिलित होते हैं। बोगार्ट्स कहते हैं एक सामाजिक संस्था समाज का वह ढांचा है, एक सामाजिक संस्था समाज का वह ढांचा है जो मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधियों के द्वारा व्यक्तियों की जरूरतों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। अब संस्था क्या है? नियम कायदे कानूनों का एक समूह है, एक बंच है। संविधान क्या है? हमारे संविधान में आप देखिए बहुत सी धाराएं, बहुत से आर्टिकल्स हैं, वो अपने आप में एक संस्था है। यूनिवर्सिटी एक संस्था है। संस्था नियम कायदे कानून बनाती है कि एडमिशन कैसे होगा, परीक्षा कैसे होगी, और उसको फिर समिति के रूप में कॉलेज क्रियान्वयन करता है उनका। तो ये संस्था है। संस्था में क्या होता है? इसके प्रमुख विशेषताएं जो हैं, संस्था का विशेष हित होता है। संस्था का निर्माण मानव समाज के सामान्य हितों के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास, जैसे संविधान हमारे न्यायिक कर्तव्यों के लिए बनाया गया कि हमको न्यायिक सुरक्षा प्रदान बनेगा, कानूनी सुरक्षा। यूनिवर्सिटी हमारे हायर एजुकेशन के लिए बनाई गई। तो विशेष हित होते हैं, सामान्य हित नहीं, जनरल हित नहीं, जनरल इंटरेस्ट नहीं होते, बल्कि स्पेसिफिक इंटरेस्ट जब होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। संस्था में क्या होता है? धारणाएं, प्रजम्पशन जो होता है, ये प्रमुख धारणा। प्रत्येक संस्था अपने कोई ना कोई धारणा के फलस्वरूप बनती है। वो एक ऐसी धारणा होती है जो समाज के अस्तित्व के लिए होती है। निश्चित उद्देश्य, हर संस्था का अपना एक निश्चित होता है। अगर उद्देश्य नहीं होगा, संस्था बनेगी नहीं। यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है ना, लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, तो वो खाली उच्च शिक्षा, BA BCom मतलब ग्रेजुएशन, स्कूली शिक्षा के बाद के पाठ्यक्रम, शैक्षणिक क्रियाकलापों पे यूनिवर्सिटी काम करती है। संविधान का है कि हम अपने लोगों के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत हम काम करेंगे, लोगों का कल्याण करेंगे। तो ये उनका उद्देश्य है, ये धारणा है, निश्चित उद्देश्य है। प्रत्येक संस्था के अपने खास उद्देश्य होते हैं। अगर उद्देश्य नहीं होंगे तो वो संस्था चल नहीं सकती। आपको उद्देश्य बनाना पड़ेंगे। उन उद्देश्यों के बनाने के बाद उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए स्थिरता होती है। प्रत्येक संस्था में एक आवश्यक तत्व है स्थिरता। संस्था तभी विकसित हो पाती है जब वो स्थिर होती है। अगर बार बार आप संस्था के नियम कायदे बदलते रहेंगे तो संस्था ज्यादा दिन नहीं चल सकती। देखिए हमारे यहाँ संविधान आज 50 साल से अधिक हो गए चल रहा है। बीच में आवश्यकता के अनुसार हम संविधान को बदलते नहीं, बल्कि उसमें कुछ और पॉइंट जोड़ देते हैं, समन्वय कर देते हैं, उसको संशोधित कर देते हैं, लेकिन बदलते नहीं है। संविधान जो है वही चल रहा है। तो देखिए संविधान में चलने के पीछे, संस्था के पीछे उसमें स्थायित्व होना जरूरी है। एक संस्था का अपना ढांचा होता है, ढांचे के तहत संस्था का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक संस्था जो है उसका कोई ना कोई प्रतीक होता है। जैसे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का अपना प्रतीक है, संविधान का अपना प्रतीक है, हाईकोर्ट का अपना प्रतीक है। तो हर चीजों के अपने प्रतीक होते हैं, उनके अपने एक सिंबल होते हैं जिससे उसकी पहचान होती है। धार्मिक स्थान, अब भगवा झंडा देख के समझ जाएंगे हिंदुओं का मंदिर है। क्रॉस देख के समझ जाते हैं हम, ये क्रॉस का प्रतीक बताता है कि ये गिरजाघर या चर्च है। चांद तारा देख के हम, हरे रंग से देख के हम गुंबद को समझ जाते हैं ये मस्जिद है। ये प्रतीक है। देखिए संस्थात्मक प्रतीक जो होते हैं वो अलग अपनी पहचान रखते हैं, उनसे आप पहचान जाते हैं।
संस्था की उत्पत्ति जो है व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। व्यक्ति के मन में कुछ विचार आता है, उन विचार के अनुरूप वो उन विचारों के अनुसार उनका आचरण करने लगता है, उनकी पुनरावृत्ति होने लगती है। तो ये हमारी आदत बन जाती है। जैसे आपके मन में एक विचार आया कि मेरे को पूजा पाठ करना है, फिर अब वो आप अपने व्यवहार में आचरण में डालते हैं, आपकी पुनरावृत्ति हो जाती है। जब वो आपके साथ रहने वाले कई लोग उसमें शामिल हो जाते हैं तो वो एक आदत बन जाती है। अब पूरा समूह जब उसको करने लगता है तो फिर वो एक जनरीति बन जाती है, समाज की रीति बन जाती है, और उसके तहत वो एक बाद में धीरे धीरे प्रथा का रूप ले लेती है। जनरीति से प्रथा बनती है, जिसमें समाज की स्वीकृति होती है, सामूहिक कल्याण होता है और समाज की उपयोगिता होती है। फिर वो एक रूढ़ी बन जाती है। प्रथा परंपराएं बाद में एक रूढ़ी बन जाती हैं, एक सामाजिक संरचना के तहत उनका पालन होता है। अब देखिए, भारत में जो रूढ़ियां हैं, प्रथाएं हैं, गांव गांव की अलग अलग है। विवाह के अंतराल में आप देखेंगे कई जगह कुछ और रूढ़ियां। हिंदू विवाह में कुंडली मिलाते हैं, मुस्लिम्स में कुंडली नहीं मिलाते, क्रिश्चियन में कुंडली नहीं मिलाते। हमारे यहाँ फेरे लिए जाते हैं, उनके यहाँ वचन लिए जाते हैं। हमारे यहाँ अग्नि को साक्षी माना जाता है, उनके यहाँ पवित्र कुरान और आपके क्रिश्चियंस में बाइबल्स को माना जाता है। ये अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग हैं रूढ़ियां, जो एक खास सामाजिक संरचना के तहत जिनका जिम्मेदारी होती है, उस सामाजिक संरचना के तहत उनका पालन किया जाता है। समनर कहते हैं संस्था का जो विकास होता है, समनर नाम के एक समाजशास्त्री, उन्होंने कहा संस्था किसी भी इंस्टीट्यूशन के विकास के लिए उन्होंने कुछ चीजें बोले। एक धारणा, व्यक्ति की बहुत सी जरूरतें होती हैं और इनकी आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास करता है। इसके द्वारा जब वो उसके मस्तिष्क में कोई ऐसे विचार आ जाता है या उपाय आ जाता है जिसके माध्यम से वो करता है, जैसे नियम, हमने पुलिस बना लिया सुरक्षा के लिए, पुलिस कोर्ट कचहरी बना लिए, तो एक विचार आया हुआ ना कि हमको सुरक्षा कैसे मिले, तो ये एक धारणा है। फिर उसको आप देखिए, वो उस धारणा का प्रयोग करते करते व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की जब पूर्ति होने लगती है, सफलता मिलने लगती है, तो वह उसका फिर बार बार प्रयोग करता है। आपने कोई एक नियम बनाया, उससे अगर आपको फायदा होने लगता है तो आप उसका पुनरावृत्ति करने लगते, बार बार करते हैं। यानी व्यक्ति की वो बाद में एक आदत बन जाती है, एक दिनचर्या बन जाती है। इसी तरह जब व्यक्ति किसी धारणा या उपाय का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में सफल होता है तो उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। जैसे बाबा रामदेव ने कहा था योग करिए, पहले जनरीति बनी, उनकी आदत बनी, वो रोज योग करते थे। फिर उन्होंने लोगों को आह्वान किया, लोगों को बुलाना शुरू करा, और आज आप देखिए उनको देख के हम अनुसरण करते हैं। टीवी में देखा, हम वैसे भी योगा करने लगे, तो एक जनरीति बन गया ये योगा कि सुबह उठते से योग करना है, हमको अपने आचार आहार विहार को नियंत्रित करना है, बाबा रामदेव के बताए अनुसार हमको जीवन यापन करना है, कपाल भारती का। ये देखिए अब एक जनरीति बन गया है। इसी तरह से जनरीतियां पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं। पहली माता पिता जो के समय जनरीति चल रही वो अपने बच्चों को देते हैं, उनके बच्चों से बच्चे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जब हस्तांतरित होती जाती है, एक पीढ़ी से कई पीढ़ी में चली जाती है, तो वो जनरीति क्या एक प्रथा बन जाती है। वो प्रथा क्या है, संपूर्ण समाज की उसमें स्वीकृति होती है। जनरीति तो कुछ खास लोगों की स्वीकृति होती है, कुछ खास लोगों का संभ्रम होता है, लेकिन प्रथा में पूरे के पूरे समाज का स्वीकारता होती है, पूरा समाज उसको स्वीकार कर लेता है और ये एक प्रथा बन जाती है। इसी प्रकार से जब प्रथा जो होती है, जब समूह के कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वो रूढ़ी का रूप ले लेती है। कई लोग कहते हैं समूह कल्याण के लिए दहेज प्रथा थी, वो आज एक रूढ़ी बन गई, उसको एक रूढ़ी के रूप में ले लिया कि इसको आपको करना पड़ेगा। और इन सभी आवश्यकताओं की हमारी पूर्ति के लिए जो नियम कानून और मान्यता प्राप्त कार्य विधियां होती है, वो एक निश्चित ढांचा जो है वो आपका संस्था के रूप में जाना जाता है। ये कहलाता है आपका संस्था। आज हमने दो चीज पढ़ी, समुदाय और संस्था। समाज को तो कल हमने पढ़ा था, उसके साथ हमने आज समुदाय और आपके संस्था को पढ़ा। एक और चीज है, आपकी समिति की बात करूंगा। समिति वास्तव में क्या है कि व्यक्ति अपना जीवन अकेले जीना चाहता है। हम जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अकेले अपने मेरी प्रयास रहता है कि मैं अपनी आवश्यकताओं अपनी जरूरतों को अकेले पूरा कर लूं, लेकिन कभी कभी मैं अपने उद्देश्य पूरे नहीं कर पाता, तो फिर मैं किसी की मदद लेता हूं। जब हम एक निश्चित नियमावली के तहत अन्य लोगों के साथ अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए उनका सहयोग लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं, उनके सहयोग से, उनके जन सहयोग से जब हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, तो वो समिति कहलाती है। संस्था क्या है, अमूर्त संगठन है, नियम कायदे कानूनों का।
नियमों का, आदर्शों का, सिद्धांतों का, मूल्यों का एक संगठन है, उसके तहत बनाया जाता है। और समिति क्या होती है? मूर्त होती है, इसमें व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। कई व्यक्ति आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं एक साथ, और वो क्या है, मिलके व्यक्ति लोग मिलके अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं। संस्था के जो नियम है उन नियमों को पालन करते हुए। तो समिति में देखिए कि समिति मूर्त और साकार होती है, क्योंकि व्यक्ति है। समिति सप्रयास गठित होती है, समिति हमको बनाना पड़ती है। अभी दुर्गोत्सव समिति बनी थी, अब आप देखिए होलिका आ रहा है तो होलिकोत्सव समिति बनेगी। तो समितियां हमको बनाना पड़ती है, हमारे प्रयासों से बनती है। समिति अस्थायी होती है, जब आपके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, हमारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, हम उस समिति को समाप्त कर देते हैं। दुर्गा समिति थी, दुर्गा समिति की हमारी आवश्यकताएं पूरी हो गई, भंग हो गई। अब अगले साल फिर दुर्गा समिति बनेगी, फिर दशहरा आएगा तब दुर्गा समिति बनेगी, दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की होगी, 9 दिन पूजा होगी। अभी होलिका समिति बनी है, बोल को दहन करेगी। तो जैसे ही हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको समाप्त कर देते हैं। इसलिए कहा गया समिति अस्थायी होती है। ये एक संगठित समूह है, इसमें व्यक्तियों का संगठन होता है, सब मिलजुल के काम करते हैं विशिष्ट और निश्चित उद्देश्य के लिए। जैसे शिक्षा समिति, उसका उद्देश्य है शिक्षा, शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, शैक्षणिक क्रियाकलाप करना, लोगों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करना। वो व्यावसायिकता नहीं करेगी, सिर्फ शैक्षणिक कार्य करेगी। इसके सदस्य जो बनते हैं, इसके सदस्य आप एक साथ एक से अधिक समितियों के सदस्य बनते हैं, इसकी सदस्यता लेना पड़ती है। और समिति के जो नियम है उन नियमों का हमको पालन पूर्ण करना पड़ेगा। बिना नियमों के पालन के समिति नहीं। हर समिति का अपना एक निश्चित नाम होता है। तो ये समिति, आज आपके साथ मैंने चर्चा की, समुदाय के बारे में बात की, संस्था के बारे में बात की, समिति और समुदाय निश्चित उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, व्यक्तियों का संगठन होता है। और संस्था, व्यक्ति के संगठन कैसे चलेंगे, व्यक्ति किस प्रकार से अपने क्रियाकलापों का संचालन करेगा, व्यक्ति के लिए निश्चित नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं। वो संस्थाओं का पुंज होता है। संस्था मूर्त होती है, समिति और समुदाय मूर्त होते हैं। ये आज के लिए करा। कल अगली क्लास में मैं आपके साथ फिर एक नए विषय पे बात करूंगा। आज समाज के घटक, कल हमने समाज पे बात की थी, आज हमने संस्था, समुदाय और समिति की बात की। कल आपके साथ नए विषय पे चर्चा करूंगा।